कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग के ब्लॉग्स में। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें इलेक्शन कमीशन का पर्दा का पीछे का सच्चाई दिखाएगा, वीडियो में दिखेगा। इस पे विपक्ष ने हल्ला बोला है और इसके लिए धरना प्रदर्शन भी दिया है। तो आप लोग बने रहे वीडियो में और लास्ट तक देखें, मजा आएगा। भैया जी पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया है। भैया जी कदम कदम पे इनकी एक्शन पे हमारी रिएक्शन होगी। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। उनके गठबंधन साफ पानी, 24 घंटे बिजली और गड्ढा मुक्त सड़क के बाद अब एक और मांग बुनियादी लिस्ट में जुड़ गई है, साफ वोटर लिस्ट। इस मांग को लेकर समूचा विपक्ष चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च पर निकला, लेकिन घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही मिले बैरिकेड्स और मिले अर्धसैनिक बल। इस बीच कुछ सांसद बेहोश हुए तो कुछ बैरिकेड फांदने में कामयाब। बाधा दौड़ के बाद सांसदों को हिरासत में लिया गया और छोड़ भी दिया गया, लेकिन मुद्दा अभी भी मुंह बाए खड़ा है। आवाज की बिहार में वोटर लिस्ट से हटाए गए 65 लाख लोगों का ब्यौरा जारी हो और जहां कहीं भी वोटर्स लिस्ट हो वो साफ सुथरी हो। आज के ललन टॉप शो में विपक्ष के मार्च और चुनाव आयोग के जवाब पर बात करेंगे। बात आवारा कुत्तों की भी होगी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने पकड़कर शेल्टर होम्स में डालने के आदेश दिए हैं। कुत्ता प्रेमी भी एक्शन में आने के पहले चेतावनी जान लें। बात पाकिस्तानी सेना के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी होगी, जो अब अमेरिका जाकर अपनी भावी एटमी योजनाएं बता रहे हैं, जिन्हें सुनकर शेख चिल्ली को भी फोमो हो सकता है। बात करेंगे कि क्या सांसदों से भरा एक प्लेन हादसे का शिकार होते बचा और उठा एक सवाल यह कि नवाब अब्दुल समद का मकबरा या ऐतिहासिक शिव मंदिर, और इसके बाद बवाल क्या हुआ। प्रेजेंटेशन और फिर वोट अधिकार रैली निकालने के बाद नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने निकाला मार्च संसद भवन के मकर द्वार से चुनाव आयोग के दफ्तर तक। मुद्दा वही, वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाया जाए, वन मैन वन वोट। राहुल को साथ मिला विपक्षी सांसदों का। सिर्फ 1 किलोमीटर रास्ते में पुलिस ने 7 जगह पर बैरिकेडिंग लगाई, अर्धसैनिक बल तैनात थे और सांसद अपने हाथों में वोट बचाओ के पोस्टर लेकर उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें रास्ते में रोका गया, रुके तो एक्शन शुरू हुआ। नारेबाजी चली रही थी। इस दौरान सपा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बैरिकेड फांदकर आगे बढ़ते नजर आए। टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक ये दृश्य खूब चले। जब सांसदों को आगे जाने की अनुमति नहीं मिली तो वो जमीन पर बैठ गए। एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है। वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। ये लगातार बीजेपी का काम करने का तरीका है। सदन में बिना चर्चा के इतना बड़ा फैसला हो गया सदन में। कोई नया परिवर्तन होने जा रहा है इनकम टैक्स बिल में। नोटबंदी हम लोगों ने देखी, जीएसटी हम लोगों ने देखी, अमेरिका से टैरिफ लग रहा है हम देख रहे हैं। हमारा पूरा कारोबार व्यापार चीन पर निर्भर हो गया। तो हम कहाँ जा रहे हैं देश को लेकर के, कैसे अमृत। सांसदों को हिरासत में लिया। राहुल, अखिलेश, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई सांसदों को पुलिस संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले गई, जहां 2 घंटे बाद उन्हें रिहा किया गया। रोका, पकड़ा, घुमाया और फिर रिहा क्यों किया गया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इंडिया ब्लॉक ने मार्च के लिए अनुमति नहीं मांगी थी। इसके चलते बैरिकेडिंग लगाकर सांसदों को रोकने की कोशिश हुई। दिल्ली पुलिस के डीसीपी देवेश कुमार के मुताबिक केवल 30 सांसदों को चुनाव आयोग से मिलने की अनुमति थी, लेकिन सांसदों की संख्या ज्यादा होने के चलते उन्हें हिरासत में लिया गया। इनमें नंबर ज्यादा होने का उनको डिटेन किया गया। उनको बताया गया कि 30 की परमिशन है, कोई भी 30 लोग आप में से आ सकते हैं, बट नंबर उनका काफी ज्यादा था, उसके कारण उनको डिटेन किया। इस प्रदर्शन के दौरान कुछ अनचाहे नजारे भी दिखे। कांग्रेस की सांसद संजना जाटव और टीएमसी सांसद मिताली बाग की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मौके पर मौजूद सांसदों ने उन्हें संभाला और पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन पर प्रतिक्रियाएं भी आई। बीजेपी वाले बोले और उसके बाद विपक्ष। अगर कोई सरकार
ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती, तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है, इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं। बीजेपी ने कहा कि विपक्ष को संवैधानिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। के उपरांत एक निरंतर प्रक्रिया है। ये तो हुई प्रदर्शन की खबर। अब उन मांगों की ओर चलते हैं जिन्हें लेकर ये पूरा मसला हुआ। पहली बात वोटर लिस्ट की पारदर्शिता की है और दूसरी बिहार में एसआईआर के बाद जिन 65 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए उनके बारे में जानकारी की। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को 90 मिनट की एक प्रेजेंटेशन दी थी। अलग अलग राज्यों की वोटर लिस्ट को लेकर कई सवाल उठाए। आरोप की शक्ल में सामने आया कि किसी एक पते पर 80 लोगों का नाम है तो कहीं किसी का नाम 4 से 5 वोटर लिस्ट में। इन सब पर अलग अलग राज्यों के चुनाव आयोग एक्टिव हुए। उनके जवाब आए। राहुल के ज्यादातर आरोपों को भ्रामक बताया और उन्हें अपने आरोपों को शपथ पत्र के साथ नत्थी करके जमा करने को कहा। लेकिन वोटर लिस्ट की पारदर्शिता पर सवाल और है गहरे हुए जब 9 अगस्त को चुनाव आयोग ने बिहार एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। दरअसल बिहार में चली एसआईआर प्रक्रिया का पहला फेज पूरा होने के बाद 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई। एसआईआर एक्सरसाइज से पहले बिहार में 7,89,00,000 के लगभग वोटर थे, लेकिन ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद इसमें 65,64,000 वोटर्स के नाम कट चुके थे। चुनाव आयोग की तरफ से इसकी वजह बताई गई। कहा गया कि इनमें से 22 लाख वोटर्स की मौत हो चुकी है, लगभग 7 लाख वोटर एक से ज़्यादा जगह पर रजिस्टर हैं और 35 लाख लोग बिहार से बाहर चले गए हैं या उनके बारे में पता नहीं चल पाया। लेकिन इन 65 लाख लोगों के नाम और पते क्या हैं, इस सवाल का जवाब आयोग की तरफ से नहीं मिला। ये जानने के लिए चुनावी आंकड़ों का लेखा जोखा रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने सुनवाई की। आयोग से 65 लाख वोटर्स का ब्यौरा मांगा गया। 10 अगस्त को आयोग का जवाब आया जिसमें इन वोटर्स का ब्यौरा देने से इनकार कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए लोगों की अलग सूची बनाने या हटाने का कारण बताया इसकी कोई कानूनी जरूरत नहीं है। हवाला दिया गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1950 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 का। कहा गया कि इनके तहत ऐसी लिस्ट बनाना या कारण बताना जरूरी नहीं है। ड्राफ्ट लिस्ट में जिनके नाम छूटे या जिन्हें आपत्ति है वो 1 सितंबर तक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिन्हें नाम जुड़वाना है उन्हें साथ में फॉर्म 6 जमा करना होगा। फॉर्म 6 वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या बदलाव के लिए भरा जाता है। इसमें नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ जैसी बेसिक जानकारी देनी होती है। इसे ऑफलाइन या ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। इसके विधानसभा स्तर पर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर सुनवाई करेंगे और नाम न शामिल होने पर लिखित कारण देंगे। ईसीआई ने अपने जवाब में यह भी बताया कि ड्राफ्ट सूची जारी होने से पहले जिनके फॉर्म नहीं मिले उनकी बूथ लेवल लिस्ट पार्टियों के जिला अध्यक्षों और बूथ स्तरीय एजेंटों के साथ साझा की गई थी। उधर एडीआर ने अपनी याचिका में दावा किया था कि ईसीआई ने हटाए गए वोटर्स की लिस्ट और कारण बताने की प्रथा को बंद कर दिया है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक संस्था ने इसके उदाहरण भी दिए। दावा किया कि दरभंगा और कैमूर जैसे जिलों में बूथ लेवल ऑफिसर्स ने कई वोटर्स को शामिल करने की सिफारिश नहीं की जबकि उनके फॉर्म अपलोड हुए थे। कमीशन ने इन दावों को गलत बताया और कहा कि वोटर अपने एपिक नंबर से फॉर्म की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं और संबंधित बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। आयोग ने यह भी कहा कि नाम हटाने के कारण अंतिम सूची में ही दिए जाते हैं, ड्राफ्ट में नहीं। आखिरी लिस्ट 30 सितंबर को आएगी। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आश्वासन दिया कि बिना नोटिस, सुनवाई और उचित आदेश के कोई नाम नहीं हटाया जाएगा। ये तो हुआ आयोग का जवाब, लेकिन जिस राज्य में कुछ महीने चुनाव की सुगबुगाहट हो वहां 65 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाने पर सवाल खड़े हुए हैं। कुल 243 विधानसभा में से 65 लाख वोटर्स का हटाया जाना यानी बिहार की हर विधानसभा में औसतन 27,000 नाम लिस्ट में नहीं। इसको लेकर चुनावी पारदर्शिता के मुद्दे पर काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और आरटीआई एक्टिविस्ट अमृता जौहरी का एक लेख द हिंदू में छपा। नित नए अपडेट्स और राजनीति के साथ एसआईआर का मुद्दा बड़ा हो रहा है। विपक्ष विरोध की तैयारी में दिख रहा है। सरकार और चुनाव आयोग इसे देशव्यापी बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे जो भी होगा विशुद्ध राजनीति से भरा होगा। हम बस यही चाहेंगे कि जो हो पारदर्शिता के साथ हो। बड़ी खबर में इतना ही। अब सुर्खियों की बारी। पाकिस्तान का जिहादी जनरल नफरत से सना बयानबाजी इसका शौक है। हिंसा की बात किए बिना दिन नहीं कटता। फिलहाल अमेरिका में है फिर से और वहीं किश्तों में गीदड़ भभकियां दे रहा है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से सिंधु नदी संधि रद्द करने पर मुनीर ने कहा, हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और अगर हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। मुनीर को जवाब दिया भारत के विदेश मंत्रालय ने। एक बयान में कहा कि भारत पहले ही साफ कर चुका है, फिर कह रहा है हम परमाणु धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने के लिए भारत हर जरूरी कदम उठाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह देखना होगा कि पाकिस्तान कितनी लापरवाही से इस तरह के बयान देता है। इन बयानों से पाकिस्तान में मौजूद न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल पर सवाल उठते हैं।
उस पाकिस्तान में जहां की सेना और आतंकी संगठन एक साथ काम करते हैं। इससे पहले मुनीर ने एक बार फिर से कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया। ठीक वैसी बात जैसी पहलगाम आतंकी हमले से कुछ दिन पहले कही थी। एक झूठ भी बोला कि कश्मीर का मुद्दा भारत का आंतरिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक अधूरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। 1.5 महीने के भीतर दूसरी बार अमेरिका पहुंचे मुनीर ने एक बयान और दोहराया। क्रेडिट जीवी ट्रंप को क्रेडिट दिया और कहा कि ट्रंप की रणनीति से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध टला। इस बीच भारत की तरफ से एक बयान और आया और कहा गया कि यह खेदजनक है कि एक मित्र देश की धरती से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। सुर्खी नंबर 2, महान शायर फैज अहमद फैज लिख गए हैं, ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते की बख्शा गया जिनको जौके गदाई, जमाने की फटकार सरमाया इनका, जहां भर की धुतकार इनकी कमाई। और अब ये आवारा बेकार कुत्ते दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद की सड़कों गलियों में नजर नहीं आएंगे। सुप्रीम कोर्ट का यही आदेश है। कहा आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर बनाए जाएं और 8 हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल हो। 28 जुलाई के दिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया था। जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने सुनवाई की। 11 अगस्त को आदेश दिया और कहा कि 6 हफ्ते के भीतर 5 से 6 हज़ार आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर बनाने का काम शुरू हो और एक गली मोहल्ले से इनको उठाया जाए। शेल्टर में पर्याप्त कर्मचारी हों जो इन्हें एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाएं। और टीकाकरण का मतलब ये नहीं कि इन्हें वापस सड़कों पर छोड़ दिया जाए। कुत्ते शेल्टर होम से बाहर ना निकाले जाएं, इसके लिए वहां सीसीटीवी कैमरे भी लगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी कीमत पर नवजात बच्चे और किशोर रेबीज का शिकार नहीं होने चाहिए और कुत्तों को उठाने में कोई व्यक्ति या समूह अड़चन डालेगा तो अदालत जरूरी कार्रवाई करेगी। कोर्ट ने एक हेल्पलाइन बनाने की भी बात कही जिसके तहत अगर किसी को कुत्ता काटता है तो 1 हफ्ते के भीतर इसकी जानकारी दी जा सकेगी और शिकायत मिलने के 4 घंटे के भीतर उस कुत्ते को उठाकर शेल्टर होम भेजना जरूरी होगा। अगली सुर्खी, नवाब अब्दुल समद का मकबरा या ऐतिहासिक शिव मंदिर। यूपी के फतेहपुर में यह नया विवाद शुरू हुआ है। एक दिन पहले कुछ हिंदू संगठनों ने मकबरे में पूजा पाठ की इजाजत मांगी, मंजूरी नहीं मिली और मकबरे के चारों ओर बैरिकेडिंग करते हुए फोर्स तैनात कर दी गई। कैलेंडर में तारीख लगी 11 अगस्त। सुबह से बवाल होने लगा। बड़ी संख्या में ये संगठन के लोग मकबरे के पास जमा हुए, तोड़फोड़ की कोशिश। मकबरे के ऊपर भगवा झंडा भी लगाया। एक तरफ फोर्स इस भीड़ को रोकने में लगी थी। ठीक उसी वक्त मुस्लिम समुदाय के लोग भी मकबरे की तरफ बढ़े, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया, पत्थरबाजी हुई। इस पर जिले के एसपी का बयान सुनते हैं। लोग लाठी डंडा और ईंट पत्थर उठा रहे थे, लेकिन इस तरह के कोई हथियार की ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, हम लोग लगातार वीडियोग्राफी भी इसकी हुई है और ड्रोन से भी देखा गया है और जो भी लोग इस पर जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की। फिलहाल अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। सिर्फ फोर्स का पुलिस बल यहाँ पे उपलब्ध है और मजिस्ट्रेट है और बाकी लोग यहाँ पे शांति है। सर, मजार भी हमारे संज्ञान में आया है, लेकिन अभी फिलहाल जो है कोई झंडा नहीं है, उसको हटवा दिया गया है और ये उनकी डिमांड भी थी मुस्लिम पक्ष की और उसके बाद वो लोग चले गए। इस पूरे विवाद की आशंका 8 अगस्त से होने लगी थी जब मठ मंदिर संघर्ष समिति नाम के संगठन ने 11 अगस्त को मकबरे में पूजा पाठ का ऐलान किया। हिंदू संगठनों का कहना है कि मकबरे में कमल के फूल और त्रिशूल बने हैं, जिनसे पता चलता है कि एक प्राचीन मंदिर था जिसे बाद में मकबरे में बदल दिया गया। इधर उलेमा काउंसिल के सदस्य मोहम्मद नसीम ने कहा कि मकबरा सैकड़ों बरस पुराना है। सरकारी रिकॉर्ड में इसकी जमीन खतौनी नंबर 753 के तौर पर दर्ज है। अब क्या हर मस्जिद और मकबरे के नीचे मंदिर ढूंढा जाएगा? ताज़ा जानकारी के मुताबिक एडीजी प्रयागराज जोन संजीव गुप्ता मौके पर मौजूद हैं। उनके आदेश पर 6 जिलों के एएसपी भी फतेहपुर के लिए रवाना किए गए हैं। फ्लैग मार्च के साथ साथ ड्रोन कैमरों से निगरानी हो रही है। सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रही थी एयर इंडिया की फ्लाइट, जिसकी 10 अगस्त की रात को इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई चेन्नई में। एयरलाइंस ने तकनीकी गड़बड़ी और खराब मौसम को इसकी वजह बताया। हालांकि फ्लाइट में मौजूद वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सांसद केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर लिखा, चेन्नई में जब इमरजेंसी लैंडिंग की पहली कोशिश हुई तो सामने दूसरा प्लेन खड़ा था। पायलट प्लेन को दोबारा हवा में ले गया और दूसरी कोशिश में सुरक्षित लैंडिंग हुई। फ्लाइट में कई अन्य सांसद यात्री थे। बड़ा हादसा होते टला। कांग्रेस सांसद ने आगे लिखा कि हम स्किल और लक ने बचाया, लेकिन पैसेंजर सेफ्टी लक पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। मैं डीजीसी और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अपील करता हूं कि इस घटना की तत्काल जांच हो, जिम्मेदारी तय हो और ये सुनिश्चित हो कि ऐसी चूक दोबारा ना हो। हालांकि एयर इंडिया ने रनवे पर किसी और प्लेन की मौजूद होने की बात को गलत बताया, जिस पर केसी वेणुगोपाल बोले एयरलाइंस झूठ बोल रही है। पायलट ने खुद बताया था कि रनवे पर दूसरा प्लेन खड़ा है। इन सबके बीच डीजीसीए का बयान आया। लिखा, फ्लाइट शाम 7:15 बजे उड़ान भरने वाली थी, लेकिन दिल्ली से आने में देरी और खराब मौसम की वजह से उड़ान 8:04 पर हुई। इस दौरान हल्के झटके लगे और पायलट को शक हुआ कि मौसम दिखाने वाला रडार ठीक काम नहीं कर रहा है, इसलिए फ्लाइट को चेन्नई मोड़ा गया। विमान का वजन ज़्यादा था, इसलिए उसे 43 मिनट तक चेन्नई के ऊपर चक्कर लगाकर ईंधन कम करना पड़ा। पहली बार लैंडिंग की कोशिश में एटीसी ने गो अराउंड यानी लैंडिंग रोककर दोबारा उड़ान भरने का निर्देश दिया, क्योंकि थोड़ी देर पहले उड़ान भर चुके गल्फ एयर विमान ने रनवे पर मलबा होने की आशंका जताई थी। जांच हुई, कुछ नहीं मिला, जिसके बाद विमान ने रात 10:30 बजे के बाद सुरक्षित लैंडिंग की। दिन की बाकी सुर्खियों के लिए